भारत की यूनिवर्सिटीज में भेदभाव को रोकने के लिए कुछ नए और काफी सख्त नियम लाए गए थे, पर अचानक सुप्रीम कोर्ट ने उन पर रोक लगा दी। ऐसा क्यों हुआ? चलिए आज इसी पूरी कहानी को एक एक करके समझते हैं। तो सवाल यही उठता है ना, कि इतने जरूरी माने जाने वाले इन भेदभाव विरोधी नियमों को आखिर रोका क्यों गया? क्या इनमें कोई कमी थी या फिर मामला कुछ और ही है? तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं उस फैसले की जिसने सबको चौंका दिया, सुप्रीम कोर्ट के उस बड़े फैसले की। तो हुआ ये कि 29 जनवरी 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन यानी यूजीसी के जो नए इक्विटी नियम थे, उन पर अस्थायी तौर पर रोक लगा दी। और ये कोई छोटे-मोटे नियम नहीं थे। इन्हें कैंपस में बराबरी लाने के लिए एक बहुत बड़ा कदम माना जा रहा था। अब यहीं पर इस कहानी का सबसे जरूरी हिस्सा आता है। चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने एक बहुत ही अहम बात कही। उन्होंने कहा कि ये जो नए नियम हैं उनमें प्राइमा फेसी एम्बिग्विटी है, मतलब पहली नज़र में ये साफ नहीं है, कंफ्यूजिंग है। और दूसरी बात, उन्होंने कहा कि इनके गलत इस्तेमाल यानी मिसयूज का भी खतरा है। बस यही दो बड़ी वजहें थीं कोर्ट के इस फैसले के पीछे। तो सवाल ये है कि इन नियमों में आखिर ऐसा था क्या कि इतना बड़ा विवाद हो गया। चलिए देखते हैं कि ये नए नियम पुराने वालों से कितने अलग थे। देखिए, जो 2012 के पुराने नियम थे ना, वो भेदभाव की बात तो करते थे, लेकिन बहुत जनरल तरीके से। कई लोगों को लगता था कि वो खास तौर पर जाति के आधार पर होने वाले भेदभाव से निपटने के लिए काफी नहीं है। इसीलिए 2024 के नियमों में एक बहुत बड़ा, बहुत ही स्पेसिफिक बदलाव किया गया। पहली बार जाति आधारित भेदभाव शब्द को सिर्फ जोड़ा ही नहीं गया, बल्कि उसे ठीक से डिफाइन भी किया गया। और ये परिभाषा बहुत ही स्पेसिफिक थी। इसमें साफ लिखा था कि शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब्स और अदर बैकवर्ड क्लासेस के लोगों के खिलाफ सिर्फ उनकी जाति या जनजाति की वजह से अगर कोई भेदभाव होता है तो उसे जाति आधारित भेदभाव माना जाएगा। मतलब इसका मकसद एकदम साफ था, प्रॉब्लम की जड़ पर सीधा वार करना। लेकिन बात सिर्फ परिभाषा बदलने तक नहीं रुकी, क्योंकि असल में इस प्रॉब्लम से लड़ने के लिए एक सिस्टम की जरूरत थी। तो 2024 के नियमों में एक और बहुत जरूरी चीज थी। हर इंस्टीट्यूशन में एक नया मजबूत सपोर्ट सिस्टम बनाना कंपलसरी कर दिया गया, ताकि जिसे भी शिकायत करनी हो उसे इधर उधर भटकना ना पड़े। इसे एक तरह का 3 लेवल सेफ्टी नेट समझ सकते हैं। सबसे पहले एक इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर होगा जो काउंसलिंग और कानूनी मदद देगा। फिर एक इक्विटी कमेटी होगी जो शिकायतों की जांच करेगी। और तीसरा, जो शायद सबसे जरूरी था, एक 24/7 हेल्पलाइन, ताकि स्टूडेंट्स और स्टाफ किसी भी वक्त बिना डरे अपनी बात रख सकें। तो अब सवाल फिर वही है, अगर ये नियम इतने अच्छे और जरूरी लग रहे हैं तो कोर्ट ने इन्हें रोका क्यों? यहीं से मामला थोड़ा और पेचीदा हो जाता है। कोर्ट की असल में 4 बड़ी चिंताएं थीं। पहली, एम्बिग्यूटी, मतलब अस्पष्टता। कोर्ट को लगा कि भेदभाव की परिभाषा इतनी वाइड है कि ये क्लियर नहीं है कि क्या इसके अंदर आएगा और क्या नहीं। दूसरी चिंता थी मिसयूज की, यानी कि कहीं इन सख्त नियमों का गलत इस्तेमाल ना होने लगे। तीसरी, कोर्ट को लगा कि नियम बनाते वक्त कुछ चीजों को शायद नजरअंदाज कर दिया गया। और चौथी, कुछ लीगल और कॉन्स्टिट्यूशनल सवाल थे जिनका जवाब मिलना अभी बाकी था। लेकिन देखिए, कोर्ट ने सिर्फ प्रॉब्लम बताकर बात खत्म नहीं की, एक सोल्यूशन भी दिया। कोर्ट ने सजेस्ट किया कि एक एक्सपर्ट कमेटी बनाई जाए। ये कमेटी इन नियमों को दोबारा देखेगी, इनकी कमियों को पहचानेगी और उन्हें ठीक करेगी। ये एक तरह से कानून को और बेहतर और फेयर बनाने का तरीका है। तो अब आगे क्या? इस पूरे मामले का भविष्य क्या है और अब क्या होने वाला है? तो देखिए, अभी की स्थिति कुछ ऐसी है। फिलहाल जो पुराने 2012 वाले नियम थे वही लागू रहेंगे। इसके बाद एक एक्सपर्ट कमेटी बनाने का प्रस्ताव है जो इन नए 2024 वाले नियमों को रिव्यू करेगी। और जो सबसे ज़रूरी तारीख है वो है 19 मार्च 2024। इस दिन सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की अगली सुनवाई होनी है। सबकी नज़रें उसी पर हैं। और इस पूरे मामले में एक और बहुत ही संवेदनशील पहलू जुड़ा है, रोहित वेमुला का केस। रोहित एक दलित छात्र थे जिनकी 2016 में हुई आत्महत्या के बाद पूरे देश में जाति आधारित भेदभाव पर एक बहुत बड़ी बहस शुरू हो गई थी। उनकी मां ने जो पुराने 2012 वाले नियम थे उन्हें ही कोर्ट में यह कहकर चुनौती दी थी कि वो काफी नहीं है। अब उनकी याचिका पर भी सुनवाई इसी केस के साथ होगी। जाहिर है, इससे इस पूरे मामले का महत्व और भी बढ़ जाता है।
और ये सब हमें एक बहुत बड़े और शायद मुश्किल सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। जब हम बराबरी के लिए, इक्विटी के लिए नियम बनाते हैं, तो इस बात का संतुलन कैसे बनाएं कि परिभाषाएं एकदम साफ और सटीक हों, लेकिन साथ ही उनका गलत इस्तेमाल भी ना हो। ये एक ऐसा बैलेंस है जिसे ढूंढना वाकई एक बहुत बड़ी चुनौती है।